हेलो बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड थर्ड मेथड है। हमने पहले दो मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। अब ये थर्ड हमारा लास्ट मेथड है वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है ना। इसमें वैल्यू एडिशंस की बात होती है, एडिशन ऑफ द वैल्यू। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे। जैसे भाई लकड़ी है, तो लकड़ी की वैल्यू तो 100 रुपए की है ना। लेकिन लकड़ी से कारपेंटर ने उसको टेबल बना दिया, है ना। ये वो रॉ मटेरियल है और टेबल बन गया। तो अब टेबल 100 रुपए का नहीं है भाई, इससे टेबल तो 1000 रुपए का है। तो है तो लकड़ी, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन हो गई। ठीक है ना, वैल्यू एडिशन कितने की हुई? 900 रुपए की। तो नेशनल इनकम में इसको लिया जा रहा है। ठीक है ना, वैल्यू एडिशन। और जो इंटरमीडिएट गुड्स है, वैसे 1000 रुपए में ये 100 रुपए भी इंक्लूड है, तो ये दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को मैंने लेस कर दिया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो देखो यहाँ पर वैल्यू एडिड का जो फॉर्मूला है वो यही तो कह रहा है कि वैल्यू एडिड इक्वल टू क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरे एग्जांपल में तो 1000 है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब रॉ मटेरियल। तो हमारा जो वैल्यू एडिड कितना हुआ, 900। तो ये जो 900 है यही हमारी नेशनल इनकम आनी चाहिए। ठीक है ना, वैल्यू एडिड। वैसे इसको ना नेशनल इनकम नहीं कहेंगे यहाँ पे, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, क्योंकि इसमें हमने मार्क, ये तो डोमेस्टिक की बात हो रही है, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे तो हम नेशनल इनकम पे पहुंचेंगे। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देना है। जो डेफिनेशन भी पढ़ लो, वैल्यू एडेड रेफर टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड बाय ए फॉर्म वर्च्यू ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इसे प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं कहीं। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जो चेंज इन स्टॉक आ रहा है उसमें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स। अच्छा, सेल्स वर्ड यूज कर रहा है तो सेल्स मतलब डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेल जो है वो भी इसमें इंक्लूड है। लेकिन अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल वर्ड यूज करा है तो उसमें एक्सपोर्ट भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। और चेंज इन स्टॉक हमें लेना ही है सेल्स के साथ। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक। ये हमने पहले भी देखा है। तो सेल्स इंक्लूड एक्सपोर्ट, अभी अभी बताया। इफ डोमेस्टिक सेल्स इज गिवन, तो डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट जो जोड़ देंगे तो आपका सेल आ जाएगा। ऐसे ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंक्लूड इंपोर्ट, इंपोर्ट इंक्लूड होगा उसमें इंटरमीडिएट। लेकिन अगर आपको डोमेस्टिक रॉ मटेरियल परचेज गिवन है तो फिर इंपोर्ट हमें ऐड करके इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालनी पड़ेगी। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हमने माइनस करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट में। ओके, चलो। तो ये तो हो गए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो हमें वैल्यू एडिड निकालना है। ठीक है ना, वैल्यू एडिड निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये देखो वैल्यू एडिड निकालने के लिए कहा गया है फॉर्म ए का और फॉर्म बी का। ठीक है। तो वैल्यू एडिड का फॉर्मूला मेरे को पता है। वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है ना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल परचेज। ओके। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में फॉर्म ए और फॉर्म बी की बात कर रहे हैं। तो फॉर्म ए और फॉर्म बी की बात कर रहे हैं, तो फॉर्म ए और फॉर्म बी का दोनों का वैल्यू एडिड निकालेंगे हम। ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है से डोमेस्टिक सेल। डोमेस्टिक वर्ड यूज कर दिया तो इसके अंदर हमें एक्सपोर्ट ऐड करना पड़ेगा। तो ये डोमेस्टिक सेल आपकी दे रही है फॉर्म ए की। तो फॉर्म ए की डोमेस्टिक सेल है 4000। यार डोमेस्टिक नहीं चाहिए ना हमें, हमें तो सेल चाहिए। सेल एक्सपोर्ट के साथ ही आनी चाहिए। तो ये ए की ही एक्सपोर्ट गिवन है 1000। तो हमने ये 1000 भी ए में ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल दिया। अब चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में नहीं है तो फिर कहाँ से लाए, तो छोड़ दो। और इसमें से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ए, ए की बात करेंगे ना। तो परचेज, परचेज ऑफ ए यहाँ गिवन है 200। तो ये 200 आपका आ गया। तो दिस इज
अब आंसर 5000 में से 200 तो 4800 हमने माइनस, आपका फॉर्म ए का वैल्यू एडिड आ गया। ऐसे ही सेल, अब देखो यहाँ पे सेल वर्ड यूज करा है तो इट इंक्लूड एक्सपोर्ट्स, तो अलग से हमें एक्सपोर्ट नहीं डालने की जरूरत। सेल्स वर्ड इज ए वाइड टर्म, डोमेस्टिक सेल इज ए नैरो टर्म, ठीक है ना। सेल्स इंक्लूड एक्सपोर्ट ऑल्सो, तो दिस इज 2940, 2940, तो यहाँ पे लिख दो 40, और ये तो हो गया आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट। चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में है ही नहीं तो लेंगे ही नहीं। माइनस परचेज ऑफ बी, बी का परचेज हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो आपका माइनस करके कितना आ रहा है, 0, 4, 6 एंड 1, तो ये आपका आ गया। अगर मैं टोटल करूं तो इसको हम बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। ये याद रखना, वैल्यू एडिड मतलब जीडीपी एट एमपी, और जीडीपी एट एमपी एक्सपेंडिचर में चला गया। एक्सपेंडिचर के बाद जैसे हम निकालते थे ना जीडीपी से एनएनपी फॉर्मूला बनाते थे, तो बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में ये बड़ा क्वेश्चन आ गया यार ये तो, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है। वैल्यू एडिड निकालना है, फॉर्म ए और फॉर्म बी दोनों, फॉर्म ए और फॉर्म बी का निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो गिवन है ये 3 रिक्वायरमेंट है, जीडीपी एट एमपी भी निकालनी है और एनडीपी एट एफसी भी निकालनी है। तो हम फॉर्म ए फॉर्म बी के जो वैल्यू एडिड है उनको जोड़ के जीडीपी एट एमपी बोल देंगे और फिर फॉर्मूला बना देंगे अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। तो कोई मुसीबत नहीं है। सेल बाय फर्म, अब देखो यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड नहीं का, तो ये सेल इंक्लूड एक्सपोर्ट ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे तो गवर्नमेंट को सेल है, ये स्पेसिफिक सेल दे दी है। अब सेल बी की किसी हाउस होल्ड को भी है तो वो भी लेनी पड़ेगी, ये स्पेसिफिक दे देते हैं ना, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं। तो ये सेल टू गवर्नमेंट लिखने की क्या जरूरत थी, सेल लिख देता तो हमारा काम हो जाता, लेकिन इसने गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, प्राइवेट फर्म सबकी सेल लेनी पड़ जाएगी अब हमें, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें कि अगर केवल सेल लिख देता तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं लेता, हाउस होल्ड लेने की जरूरत ही नहीं थी। सेल्स गिर का है तो इट दैट इंक्लूड एवरीथिंग, ओके। अब देखो यहाँ पे लिखा है सेल बाय फॉर्म में, तो इसका ये बढ़िया टर्म होगी ना, तो इसमें सेल में एक्सपोर्ट भी इंक्लूड है, गवर्नमेंट की सेल, सबकी सेल इंक्लूड है, तो एक्स्ट्रा कुछ देखना ही नहीं है। अच्छा, चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है, ए और बी दोनों का, बी का तो निकालना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करनी पड़ेगी, तो चेंज इन स्टॉक इसका यहाँ निकाल दूं मैं, 10 आ रहा है, ओके। परचेज ऑफ फर्म ए, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ ए, तो ये आपका इंटरमीडिएट है। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन, है ना। और सेल बाय ए, फर्म ए टू बी। देखो ये सेल बाय ए टू बी का क्या मतलब हो गया, सेल ए की तो सेल है, ठीक है, सेल ए की तो है, हमें ये जो सेल बाय ए दे रखा ना इसमें इंक्लूड है बी की सेल, लेकिन ये बी का देने का मतलब है कि बी ने खरीदा होगा तभी तो फर्म ए ने बेचा, बी ने खरीदा, और अगर ये बेचा है तो दिस इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ बी, ओके। तो ये कंक्लूसिव हमें देखना है। तो अब हमने जो देख लिया, हमने पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लिया, तो फिर इसका नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। हमें निकालना है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और हमें निकालना है फर्म ए और फर्म बी दोनों का, ठीक है ना। और अगर आप याद रखो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता था, वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक या इंक्रीज इन स्टॉक, और डिक्रीज इन स्टॉक हुआ तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे हम फॉर्म ए और फॉर्म बी का, अरे दोनों ये लिख दिया मैंने, ये फॉर्म बी आएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट पे चलते हैं।
हमें सेल बाय बी गिवन है और सेल बाय ए गिवन है ना, तो ए की तो कंप्लीट सेल गिवन है, तो 500 ए की है और 100 और 350, 500 तो ए की लिख दो, और यहाँ पे 100 और 100 था यार, 100 और 350। अच्छा सेल और भी देखते हैं बी की कुछ अगर गिवन है तो। देखो सेल 100 की फॉर्म बी की होगी, और ये सेल और चेंज इन स्टॉक भी ले लेते हैं ना, चेंज बी का ये रहा 10, चेंज इन स्टॉक भी लो भाई 10, है ना। अच्छा चेंज इन स्टॉक क्या ए में आएगा? बिल्कुल आएगा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक लेना है इसमें, तो चेंज इन स्टॉक इसका ढूंढो, ए का, ए का चेंज इन स्टॉक वहां पर ये सीधा ही दे रखा है, यहाँ पे देखो ये चेंज इन स्टॉक ऑफ ए है ना, फॉर्म ए, ये 20 का दे रखा है, बी का चेंज इन स्टॉक ऑफ ए, ठीक है। तो ये इसका तो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी हो गया सेल। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन ढूंढेंगे हम। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब परचेज, परचेज ऑफ फर्म ए, परचेज ऑफ फर्म ए 320। चलो भाई परचेज, परचेज वर्ड यूज करा है तो इसमें इंपोर्ट भी इंक्लूड है, ओके। नेक्स्ट पेज पे जाना था, तो इंपोर्ट भी इंक्लूड है। अब यार मैं भूल गया कितना था भाई, 320 था। अच्छा और क्वेश्चन में परचेज ऑफ बी, ये देखो ये आपका इंटरमीडिएट बी का है 200। देखो ना यहाँ पर छुपा था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं लिखा इसने, सेल ऑफ ए टू बी, तो बी ने खरीदा होगा तो 200 आपका उसमें आ जाएगा, ये 200 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, दोनों का ग्रॉस वैल्यू एडिड आ गया 570, 520 में से 320 ये तो 200 ही रह गया, और ये कितना हो गया 450, 460, तो 260 ही आ गया। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इसको हम कहेंगे जीडीपी एट एमपी। तो हमारी पहली और दूसरी रिक्वायरमेंट एक साथ पूरी कर दी हमने, ओके। तो जीडीपी एट एमपी हो गया हमारा। अब हमें चाहिए क्या? अब हमें चाहिए जीडीपी एट एमपी तो निकाल दिया, एनडीपी एट एफसी चाहिए, एनडीपी एफसी, एनडीपी एट एफसी। अब हमें चाहिए एनडीपी एट एफसी, और हमारे पास है जीडीपी एट एमपी। तो ग्रॉस से नेट पे आओ तो डेप्रिसिएशन लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये पूरा डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन पूरे लिख दूंगा, ये लो खुश रहो। फिर डोमेस्टिक से तो डोमेस्टिक ही है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है। तो मार्केट प्राइस में तो टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। तो अब हम आंसर निकालेंगे। तो जीडीपी आ गया 460, डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये ले रखा है 120 लास्ट में, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा 120 है ना। तो 120 आपकी डेप्रिसिएशन है, और अब करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो, ढूंढो ढूंढो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स ये लिखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय बोथ द फर्म इज 75, तो 75 आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो 75। अब आप 460 में से पहले तो 120 माइनस कर दो, 0 4 300, और फिर माइनस 75 कर दो, 5 और 6 हो गया, ये तो, और 265 आपका आंसर होगा।
तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। ये सबसे आसान मेथड होता है वैल्यू एडिड मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेट वैल्यू एडेड एट एमपी बोल दिया, तो जीवीए निकालते हैं, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, नेट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेल्स दे रखा है, चेंज इन स्टॉक, इनसे आंसर आ जाएगा 10 का चेंज इन स्टॉक, और सेल्स इज ए वाइड टर्म, इसमें एक्सपोर्ट इंक्लूड है। और फिर इनडायरेक्ट टैक्स डेप्रिसिएशन, ये क्यों दे रखे हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो एनवीए कुछ है, डायरेक्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, यहाँ पर ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, और रेंट वगैरह फालतू की चीजें देते हैं, ठीक है ना। तो हमें तो पहले स्टेप में तो जी वी ए एट एम पी निकलेगा। तो फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आपके पास है वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है, देखो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख दूं मैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, और फिर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। ये काम करना है हमें। तो सेल्स आपकी कितनी है जी, 90 है जी, और चेंज इन स्टॉक है 10, ठीक है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपकी ये थी ना 15, लास्ट में 15, आइटम नंबर 7, तो 100 में से 85 बच गए। तो जीवीए है, हमें क्या निकालना है, एनवीए, हमें निकालना है एनवीए एट एमपी। हमें दे रखा है जीवीए एट, देख नहीं रखा, हमने निकालना है जीवीए एट एमपी। तो ग्रॉस से देखा जाए तो नेट ही तो जाना है, तो डेप्रिसिएशन ही लेस करो, खत्म हो गया। जीवीए जीवीए हमारा 85, और डेप्रिसिएशन मतलब होता है कंजम्पशन, ये दे रखा है डेप्रिसिएशन, सीधा ही लिख दिया 20 रुपये। तो दिस इज 65 अवर आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गए खत्म, और इसके बेस पर आप वैल्यू एडिड के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। बाय फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड सबके मिलजुल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।